दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? तो उत्तर है माइकल मधुसूदन दत्त, ये राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं थे। अगला है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में एम.आर. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम तथा मोहम्मद शफी में से किसने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर है मोहम्मद शफी ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा कब की थी? तो ये तिथि 20 अगस्त 1917 को। दोस्तों एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा 20 अगस्त 1917 को की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो आप जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर व्यास में से चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो इसमें रविशंकर व्यास ये चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ नहीं थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीड़ा दास, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा और तोरू दत्त में से महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध नहीं थी कौन? तो तोरू दत्त महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखन के विकास के सिद्धांत को आधार मिला था कब? तो 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध इतिहासकारों द्वारा लेखन के विकास के सिद्धांत को आधार मिला था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलियम कैरी, मॉन्ट लाम्बर्ट, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड में से बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित कौन नहीं था? तो उत्तर है मॉन्ट लाम्बर्ट दोस्तों, ये बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व निहित था किसमें? भारत से एक तरफा निर्यात। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी इसी ढंग से प्रतिपादित किया था कि भारत का संपूर्ण धन ब्रिटेन की ओर बहिर्गमित हो रहा है और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के सदस्य कौन नियुक्त किए गए थे? तो याद रखिएगा के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1866-67, राजपूताना में 1868-69, बंगाल में 1860-61 और उड़ीसा में 1866-67 में आए अकालों में से वह जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये उड़ीसा के अकाल को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा का जो अकाल रहा है 1866-67 में, इसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को समय दिया गया था, कितने समय का? तो ये 5 सप्ताह का समय दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव बने थे तो भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव जो है, ये भारत और चीन की सीमा रेखा की समस्या के निराकरण के लिए कोलंबो प्रस्ताव बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। किसके संबंध में? तो ये राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। अगला प्रश्न है कि भारत का वह शासक जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, तो वो कौन था? तो आप जान लीजिए, मैसूर का शेर कहे जाने वाला टीपू सुल्तान ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन कितना था? तो 5%। और रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? उत्तर है उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्लाह ने। याद रखिएगा, रेशमी रुमाल षड्यंत्र उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्लाह ने इसे संगठित किया था। अगला प्रश्न है, जनरल विल या सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर है रूसो। और रूसो एक संविदावादी या समझौतावादी विचारक है। इसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। अगला प्रश्न है, मुजन्नस, तुर्की, ताजी और जांगला किसकी नस्लें हैं? तो ये घोड़े की नस्लें हैं। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? तो ज्यूडिथ ब्राउन ने। दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत ज्यूडिथ ब्राउन ने प्रतिपादित किया है। यहाँ पर देखिए कुछ घटनाएं हैं, उनका कालानुक्रम बताना है। नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और बेबल प्लान। तो ये एक क्रम से हैं ये घटनाएं, और आप इनका सन याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे है? तो फिरंगी महल से। याद रखिएगा, फिरंगी महल से मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत जिस ग्रुप के विचारकों का था? तो ये था उपयोगितावादी ग्रुप। दोस्तों, उपयोगितावादी जो हैं वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और ये मात्र सुखों की मात्रात्मक गणना में विश्वास करते हैं, गुणात्मक में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह नीति जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन यानी महान आर्थिक मंदी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाया था? तो ये था न्यू डील। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी विचारक या नेता कौन था? तो ये जेरमी बेंथम। और जेरमी बेंथम ने उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इसे उपयोगितावाद का व्यवस्थीकरण करने वाला और प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है, ये कथन किसका है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। अगला प्रश्न है, नौ राष्ट्रवादी कहा जाता था किसे? तो गरम दल, जो कि दोस्तों गरम दल जो नरम दल के विपरीत थे, और अपने कार्यक्रमों में ये लोग उग्रपंथ का समर्थन करते थे, इन्हें नौ राष्ट्रवादी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता किसने लिखी थी? तो सुब्रमण्य भारती ने। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, कथन है कि मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी ने धर्म को संकुचित अर्थों में नहीं बल्कि व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ जिस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो ये लक्ष्य था महिला शिक्षा में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने। और भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर समस्या को हल करने के लिए 1950 में किसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर समस्या को हल करने के लिए 1950 में जो हस्ताक्षर किया गया था वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ पर? तो राजस्थान में। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न एक कथन है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये इब्न खल्दून का कथन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत की लगभग 85% जनसंख्या ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, राठौर विद्रोह से संबंधित सही कथन क्या है? तो औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों और मेवाड़ के राजा राज सिंह ने समर्थन दिया था। ये राठौर विद्रोह से संबंधित सही कथन है। कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का। व्यय न कि बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी, ये कथन किसका है? तो ये मोरलैंड का कथन है। एक दोस्तों पूछा गया है कि किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? तो ये A.I. चिचरव का कथन है। याद रखिएगा, A.I. चिचरव ने कहा है कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी। एक देखिए, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सबसे पहले समर्थन कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये थी बीना दास। 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य बने रहने के कारण विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? नारायण मल्हार जोशी को। याद रखिएगा, नारायण मल्हार जोशी 26 वर्षों तक लगातार केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे। इनको विधानसभा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गलघोटू अधिनियम का नाम किसे दिया जाता है? तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको देसी भाषा प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 कहा जाता है। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसको गलघोटू अधिनियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस इतिहासकार का नाम जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? तो ये रोमेश चंद्र दत्त थे। और दक्षिण भारत की ज्वालामुखी फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो एस सत्यमूर्ति। यस सत्यमूर्ति दक्षिण भारत की ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभा और जींद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट किया था? तो उन्हें कई कीमती उपहार भेंट किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सही सुमेलन करना है। देसी रियासतें और तोपों की सलामी का अधिकार, सांगली 9, ग्वालियर 21, धौलपुर 15 और कक्ष 17 तोपों की सलामी का अधिकार था इन देसी रियासतों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो है महत्वपूर्ण शासक या जो वायसराय रहे हैं और राजनीतिक पदाधिकारी रहे हैं, कौन सा योजना या कौन सा जो कार्यक्रम है उनके समय काल में आया? क्लीमेंट एटली के समय में कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन के समय में प्लान बाल्कन, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त आफर और लॉर्ड बेबल के समय में ब्रेक डाउन प्लान लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा था? तो ये समस्या कौन थी? तो दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता के तुरंत बाद सांप्रदायिक और शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, लेखक और पुस्तकें। देखिए, लुसियन फेबरे की पुस्तक है द रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रैके काम्टे। मैक्स ब्लॉन्क इनकी पुस्तक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। एमानुअल एल लडूरी की पुस्तक है द पीजेंट ऑफ द लैंग्यूडोक और फर्नार्ड ब्राडल की द मेडिटेरेनियन। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार किससे संबंधित है? तो प्रबोधन या जो है रेनेशा, जिसको पुनर्जागरण भी कहा जाता है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन विचारधारा से संबंधित है। तो किस विचारधारा से? ये कालवृत्त विचारधारा से संबंधित है समग्र इतिहास की संकल्पना। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, शीत युद्ध पे लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक D.F. फ्लेमिंग के द्वारा लिखी गई है द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन।
अगला प्रश्न है, पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे। ये कथन किसका है? तो ये J.F. रिचर्ड्स का कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है संस्था और संस्थान। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1661 में मद्रास का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा फॉक्स क्राफ्ट, ये 1661 में मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? तो ये थे के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज को 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से चलाया था। अगला प्रश्न है, वायसरायों का सही कालक्रम बताना है। तो सर जॉन लॉरेंस, उसके बाद अर्ल ऑफ डफरिन, लॉर्ड रीडिंग, उसके बाद अर्ल ऑफ विलिंगटन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोगों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये शिक्षा आयोग हैं। सैडलर आयोग 1917 में पहले आया था, राधा कृष्णन आयोग, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिर कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गूढ़ स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम किसने कहा था? तो श्रीमती सरोजनी नायडू ने। श्रीमती सरोजनी नायडू ने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गूढ़ स्वप्न दर्शा के गुणों का अनोखा संगम श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है, वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में प्रारंभ किया था, किस लिए? तो मंदिर के द्वार निम्न जातियों अथवा अवार्डों के प्रवेश के लिए खुलवाने के लिए गांधी जी ने केरल में वैकम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि उत्तर आधुनिकतावादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? तो ये अर्थर मार्विक ने। अगला देखिए, सही सुमेलन करना है, पुस्तकें हैं। मॉन्टेस्क्यू, इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुरहाम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया। ये सिफारिश लागू की गई थी किसमें? तो यूरोप में उपनिवेश पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इजारेदार, पटेल, सर्राफ, वजहदार में से जिस शब्द का अर्थ मुद्रा परिवर्तक या मुद्रा चेंजर होता था वो कौन था? तो वो सर्राफ होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने अलेक्जेंडर बुर्नीज को बलूचिस्तान, सिंध, काबुल, कांधार में से अंग्रेज राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा था? तो ये है काबुल में। अगला प्रश्न है, भारत ने कठोर पश्चिम विरोधी रुख अपनाया था, कब से? तो स्वेज नहर संकट के समय भारत ने कठोर पश्चिम विरोधी रुख अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस नेता ने कहा था कि कश्मीर आर्थिक आवश्यकता के कारण भारत संघ में शामिल हुआ था? तो ये शेख अब्दुल्ला का कथन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था पारित की गई थी कब? 1799 में। आधुनिक तेलुगु साहित्य का प्रवृत्ति प्रतिष्ठापक बना था, तो ये थे राय बहादुर वीरेशा लिंगम पेंटुलू। दादा भाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में जिस पद पर नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है, दादा भाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख श्रीमती एनी बेसेंट किस राष्ट्रीयता की महिला थी? तो उत्तर है आयरलैंड की, यानी श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, रंजीत गुहा, डेविड अर्नाल्ड, बिपिन चंद्रा, ज्ञान पांडे में से मध्यवर्ती या सब आल्टर्न इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंधित नहीं है कौन? तो बिपिन चंद्रा मध्यवर्ती इतिहास या सब आल्टर्न इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1974 में न्यूक्लियर क्लब के सदस्य के रूप में भारत की स्थिति का स्वागत करने वाला देश कौन था?
तो ये था फ्रांस। और 1834 में अकाल के बारे में दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, विलियम बेंटिक, पाल्मे दत्त में से किसने कहा था कि जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं? तो ये विलियम बेंटिक का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूलन शेष मुख्य विशेषता है किसकी? तो ये वाणिज्यवाद की। और मालाबार के मुस्लिम किसानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है मोपला। मालाबार के मुस्लिम किसानों को मोपला कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला हरदयाल, वीरेंद्र कुमार घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, मोहनलाल घोष में से क्रांतिकारी नेता कौन नहीं था? तो लाल मोहन घोष क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुद्राज इन एंशियंट इंडिया, अर्बन डिके इन इंडिया, फ्रॉम लिनेज टू स्टेट, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया में से जिस पुस्तक के लेखक आर एस शर्मा नहीं हैं? तो फ्रॉम लिनेज टू स्टेट के लेखक आर एस शर्मा नहीं हैं, अन्य पुस्तकें आर एस शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन में से यूटोपियन समाजवादियों में से कौन संबंधित नहीं है? तो उत्तर है फ्रेडरिक एंगल्स यूटोपियन या कल्पनावादी समाजवादी नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति की पहलों से संबंधित उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों में विश्व शांति बनाए रखना, मानव स्वतंत्रता का विस्तार, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एच.जी. रॉलिंसन ने। और देखिए अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। कारण है कि बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इतिहास एन स्टीन्सगार्ड, ओम प्रकाश, वान लियूर, आशीन दास गुप्ता में से जिसने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है? तो वान लियूर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के संबंध में क्या सही है? तो वो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था। उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और कंपनी सरकार में उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेजा गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने ही बंगाल गजट समाचार पत्र जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना यानी ए कंपेरिजन बिटवीन वोमेन एंड मेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे ने। देखिए पंडिता रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, डी.के. कर्वे और जी.एस. आगरकर में से जिसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो पंडिता रमाबाई। और एक कथन देखिए, देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ये लॉर्ड मोयरा का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव राजस्व स्थिति, नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली, नव शिक्षा प्रणाली, कृषि का व्यापारीकरण में से जो कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं था? तो वो था नव शिक्षा प्रणाली। जबकि नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली और कृषि के व्यापारीकरण ने ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान में योगदान दिया था, नव शिक्षा प्रणाली ने नहीं। अगला प्रश्न है, बहावी और कूका आंदोलनों में क्या समान विशेषता है? तो दोनों दोस्तों बहावी और कूका आंदोलन दोनों ही धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे, लेकिन दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए थे। तो ये समानता है दोनों आंदोलनों में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।